सुप्रभात। आज हम साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत अध्याय के प्रश्नोत्तर समझते हैं। पहला प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गैंगटॉक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। सम्मोहित करना, वश में करना, यानी कि मधु कांकरिया को जब वहाँ पहुंची तो गैंगटॉक उसे किस प्रकार सम्मोहित कर रहा था, इसके कौन कौन से कारण थे वो आपको बताने हैं। तो सबसे पहले नंबर 1, टिमटिमाते 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 सितारे, टिमटिमाए सितारों से भरी रात। नंबर 1। नंबर 2, ढलान पर रोशनी की झालर, यानी कि मधु काकरिया को टिमटिमाते सितारों से भरी रात और ढलान पर रोशनी की झालर, यही नहीं इन सभी से उसको सौंदर्य की संपूर्ण चेतना का आभास हो रहा था। यानी कि मधु काकरिया को सौंदर्य की संपूर्ण चेतना का आभास हो रहा था। और यही नहीं, प्रकृति के परम तत्व की अनुभूति भी हो रही थी। अनुभूति होना, ये आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है, गैंगटॉक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। तो गैंगटॉक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है, नंबर 1, वहाँ के लोग परिश्रमी लोग हैं, वहाँ के पुरुष जो है बड़े ही मेहनती होते हैं। ये नहीं, वहाँ की महिलाएं जो हैं वह सड़कों का निर्माण करती हैं, चाय के बागवानों में काम करती हैं। वहाँ के बच्चे भी कठिनाइयों से भरे हुए रास्तों पर स्कूल जाते हैं, शाम के समय पशु चराते हैं। और यही नहीं, जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तो उस समय के वहाँ के शासकों ने, वहाँ की प्रजा ने इसको सुंदर बनाने के लिए प्रयास किए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वहाँ के लोग मेहनती होते हैं। इस कारण सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। तीसरा प्रश्न जो है, तीसरा है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। देखिए, जब मधु काकरिया और उसकी सहेली मणि गैंगटॉक से युमथांग की ओर जा रही थी तो उनको बीच रास्ते में सफेद पताकाएं दिखाई देती हैं जो शांति व अहिंसा की प्रतीक है। और ये सफेद पताकाएं जो हैं किसी बुद्धिस्ट यानी कि बौद्ध धर्म के अनुयायी की मृत्यु होने पर लगाई जाती है। और ये कुल जो है 108 पताकाएं होती हैं जिसपे कि मंत्र लिखा हुआ होता है। यही नहीं, वहां पर रंगीन पताकाएं भी लगी हुई होती हैं। रंगीन पताकाएं इस बात का संकेत है कि वहां पर जब कोई भी शुभ कार्य होता था तो वहां पर रंगीन पताकाएं लगाई जाती थी। यह है तीसरे प्रश्न का जो उत्तर है। फिर है चौथा प्रश्न जो है, जितेंद्र नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। तो उसने जानकारी दी, जब वो सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक से युमथांग की ओर जा रहे थे तो
उसने क्या क्या जानकारी दी वो बतानी है आपको। नंबर 1, मां के फूलों संबंधी, प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं उनके बारे में, फूलों संबंधी, प्रकृति में होने वाले परिवर्तन संबंधी, श्वेत व रंगीन पताकाओं के बारे में, श्वेत व रंगीन पताकाओं के बारे में, शांति वार्ता स्मृति के बारे में, कवि लॉन्गस्टॉक के बारे में, जहाँ फिल्म गाइड की शूटिंग हो चुकी है। यही नहीं, वहां के पहाड़ी प्रदेश के बारे में उसने जानकारी दी, कटाव के बारे में जानकारी दी कि कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और यही नहीं, वहां की सभ्यता और संस्कृति से भी उसने रूबरू करवाया, वहां की सभ्यता व संस्कृति से भी उसने रूबरू करवाया। ये सारी जानकारी जो है जितेंद्र नार्गे जो है मधु कांकरिया को देता है। पांचवा प्रश्न जो है, पांचवें प्रश्न में, पांचवा प्रश्न जो है लॉन्गस्टॉक में, पांचवा प्रश्न जो है लॉन्गस्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक जैसी क्यों दिखाई दी। देखिए, जब वो लॉन्गस्टॉक में बात हो रही है कि उसको वहाँ भारतीय आत्मा एक जैसी क्यों दिखाई दी, क्योंकि उसी स्थान पर एक कुटिया थी, उस कुटिया में एक प्रेयर व्हील था, उसके बारे में माना जाता है कि इस प्रेयर व्हील को चलाने से सारे पाप मिट जाते हैं। तब लेखिका मधु कांकरिया कहती है कि पूरे भारत में भी ऐसी ही अंध आस्था और श्रद्धा है जो हमारी एकता का प्रतीक है। और फिर वो ये भी बताती है कि इस प्रकार गंगा नदी में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं, वैसे ही पहाड़ी प्रदेशों में अलग मान्यता है, मैदानी प्रदेशों में अलग बातें हैं। तो ये हमारी आस्था है, विश्वास, ये हमारी आस्था, विश्वास, पाप पुण्य आदि कल्पना पर आधारित है, आदि कल्पना पर आधारित है। यानी पांचवा प्रश्न, कुटिया और प्रेयर व्हील, उसको चलाने से पाप मिट जाते हैं। तब वो देखती हैं कि सिक्किम में जैसा है वैसा ही मैदानी प्रदेशों में है, मैदानी प्रदेश के लोग भी ऐसी ही आस्था में जीते हैं। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत की आत्मा एक जैसी है। अगला प्रश्न है छठा, प्रश्न जो है, जितेंद्र नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या होने चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले वहां की उसको भौगोलिक जानकारी होनी चाहिए कि वहां का भूगोल कैसा है, वहां की जलवायु कैसी है, वहां के ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी होनी चाहिए उसको, वहां की भाषा संबंधी इसको जानकारी होनी चाहिए। यही नहीं, उसको वहां की सामाजिक जानकारी होनी चाहिए, यानी कि अच्छा वाक्पटु होना चाहिए, वाक्पटुता होनी चाहिए, यानी बात करने में चतुराई होनी चाहिए, एक पर्यटकों के साथ आत्मीय संबंध होना चाहिए और हर वस्तु के प्रति जिज्ञासा का भाव होना चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आपको उत्तर लिखना है। मेरा 7वां प्रश्न, जो है, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्रण किया है उन्हें अपने शब्दों में लिखना है। तो हिमालय का जो रूप है
पल पल परिवर्तित हिमालय, पल पल परिवर्तित रूप, यानी कि जब गैंगटॉक से युमथांग की ओर जाते हैं, प्रकृति का जो पल पल रूप है, यानी कि वहाँ के फूलों के बारे में बताता है, वहाँ के वृक्षों के बारे में, वहाँ के पहाड़ों के बारे में, वहाँ के बादलों के बारे में, वो सारी जानकारी देता है कि प्रकृति किस प्रकार अपना पल पल रूप परिवर्तित करती है। कई पहाड़ बिल्कुल ऐसे ही है, कहीं वृक्षों से भरे पड़े हैं, कई पहाड़ों पर बर्फ है, कहीं पर नहीं है। यही नहीं, हिमालय का अनोखा रूप बताता है वो, हिमालय का अनोखा रूप, यानी कि कई हिमालय पीला है, कई हिमालय चांदी जैसा दिखाई देता है, बर्फ है वहां पर, और कई ऐसा लगता है कि जैसे हिमालय ने कम्बल ओढ़ रखी हो। ऐसे कुल मिला के हिमालय का वो जादुई रूप हमें बताने का प्रयास करता। यानी कि अगला प्रश्न जो है 8वां प्रश्न, जो है प्रकृति के उस अनंत और विराट रूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। यानी कि उस प्रकृति के विराट रूप को देखकर लेखिका को किसी ऋषि की भांति वो शांत मन से उस दृश्य को देखती है। यही नहीं, उसको सौंदर्य की अनुभूति होती है, यही नहीं, उसको प्रकृति के परमात्मा की अनुभूति होती है कि यही ईश्वर है। प्रकृति का जो सुंदर नजारा है उसमें उसको ईश्वर का वास दिखाई देता है। और यही नहीं, उसमें परहित की भावना जागृत होती है, कि हम दूसरों की सहायता करनी चाहिए, परहित दूसरों का हित होना चाहिए। यही नहीं, ये सारा दृश्य देखकर वो प्रार्थना भी करती है, साना हाथ जोड़ी कि हे प्रभु, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों के लिए समर्पित हो जाए। वो ऐसी प्रार्थना भी करती हैं। यही नहीं, तामसिक व दुष्ट वासनाएं समाप्त होती है, तामसिक व दुष्ट वासनाएं समाप्त होना। आदि जो बातें हैं आप लिख सकते हैं। यही नहीं, एक और लिख सकते हैं, मन उसका प्रकृति के ऐसे सुंदर नजारे को देखकर मन उसका काव्यमय हो जाता है। काव्यमय होना अर्थात उसको मन में कई तरह की उसको कविताएं मन में आती है। फिर नवा प्रश्न जो है प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर देते हैं। नंबर 1, पहला, पत्थर तोड़ती हुई महिलाएं अपनी जान जोखिम में डालकर वो दिन रात हमारे लिए रास्ते चौड़ा करती है, पहला दृश्य। दूसरा, बालकों का दृश्य कि बालक किस प्रकार 3-3.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर चढ़कर स्कूल जाते हैं और शाम के समय बालक जो हैं वो पशु चराते हैं। यही नहीं, चाय बागानों में जो महिला काम करती हैं उनके बारे में, और प्रेयर व्हील के बारे में कि ऐसा माना जाता है कि प्रेयर व्हील को चलाने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। ये सुनकर उसके मन में अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। यही नहीं कि हमारे देश ने वैज्ञानिक प्रगति करने के बावजूद भी आज भी भारतीय लोगों में आस्था का दौर जुड़ा हुआ है। और पौष और माघ महीने में वहाँ टेम्परेचर -50 डिग्री होता है। ऐसी स्थिति में जवान जो है हमारे देश की सीमा की रक्षा करते हैं, उसके बारे में बताना है आपको।
ये सारे पॉइंट के आधार पर, सारे बिंदु के आधार पर आपको लेखिका को सारे दृश्य जो है वो झकझोर देते हैं। अगला प्रश्न 10वां, प्रश्न जो है, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है? नंबर 1 स्थानीय प्रशासन का, नंबर 2 गाइड का, नंबर 3 पर्यटन विभाग का, नंबर 4 स्थानीय लोगों का, यही नहीं और वहां की जो आम जनता है उनसे भी उनको बहुत सारी जानकारी मिलती हैं जो कि उस क्षेत्र का अलौकिक आनंद का हमें अनुभव कराती हैं। अगला प्रश्न है 11वां। 11वां प्रश्न जो है, 11वां प्रश्न, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं? इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या योगदान है। यानी कि वहां की महिलाएं जो है पत्थर तोड़ती हैं, रास्ते को चौड़ा करती हैं ताकि आवागमन का साधन सुलभ हो सके, लेकिन उनको ये लोग कितना देते हैं और हमसे कितना कम लेते हैं, अर्थात कि जितना काम करते हैं उतना पैसा उनको नहीं मिल पाता है, फिर भी ये लोग अपनी दिन रात अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे लिए रास्ते बनाते हैं ताकि देश की प्रगति में ये अपनी भागीदारी निभाते हैं, आवागमन के साधन सुलभ हो सके। यही नहीं, वहाँ की जो आदिवासी युवतियाँ हैं, आदिवासी युवतियाँ जो हैं तेंदुए के पत्ते तोड़ती हैं, इन पत्तों से ये पत्ते जो हैं बीड़ी में किसी अन्य सामग्री में काम आते हैं। ये महिलाएं भी देश की प्रगति में योगदान देती हैं। वहाँ के मजदूर, वहाँ के किसान आदि अपने ढंग से मेहनत करते हैं और ये सभी लोग हमारे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। दैनिक आवश्यकता की जो चीजें होती है उसकी पूर्ति करते हैं। यही नहीं, यही लोग जो है हमारे देश की प्रगति में अहम भागीदारी निभाते हैं। लेकिन ये लोग अहम भागीदारी निभाने के बावजूद भी ये लोग बहुत कम लेते हैं और बहुत अधिक देते हैं। आज भी हम देखते हैं कि मजदूर और किसान इतनी मेहनत करते हैं, इसके बावजूद भी उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव नहीं आया है। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न, 12वां प्रश्न जो है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है? बताना खिलवाड़, उसे रोकने में आपकी क्या भूमिका हो रही है? नंबर, आज की युवा पीढ़ी जो है प्रकृति की शोभा को नष्ट कर रही है, प्रकृति की शोभा को नष्ट कर रही है। यही नहीं, पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा दे रही है, नदियों के पानी को गंदा कर रही है। जो पहाड़ी प्रदेश से जब उसकी यात्रा करते हैं तो अपशिष्ट पदार्थों को वही फेंक देती है, अत्यधिक वाहनों का प्रयोग करती है और पॉल्यूशन का भी अधिक प्रयोग करती हैं आज की युवा पीढ़ी। इस कारण से ये युवा पीढ़ी जो है प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रही है। अब इसके कारण क्या हो रहा है? मौसम में परिवर्तन आ रहा है, मौसम में परिवर्तन आ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो समुद्र के आसपास जो शहर होते हैं वहां पर पानी का लेवल जो है बढ़ता जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो एक दिन जो है समुद्र किनारे जो शहर है वो पानी में डूब जाएंगे। उसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
वृक्ष लगाने चाहिए, नदियों के पानी को हमें दूषित नहीं करना चाहिए। नंबर 3, पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और यही नहीं, खेतों में रासायनिक खादों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसकी जगह हमें जैविक खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न जो है 13वां, प्रश्न, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं? देखिए सही बात है, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी आई, निसंदेह। कैसे? ये हमें इस यात्रा वृत्तांत से मालूम होता है। जब मधु काकरिया और उसकी मित्र मणि दोनों जो हैं युमथांग की ओर जाते हैं, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर जब उनको कई बर्फ दिखाई नहीं देती हैं तो वो स्थानीय युवती से पूछती हैं, वो बताती हैं कि प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी आई है, अगर आपको बर्फ देखनी है तो आपको कटाव जाना पड़ेगा। यही कारण है कि वो बर्फ का आनंद लेने के लिए कहाँ जाती है? कटाव जाती हैं। और जब कटाव जाती हैं तो वहाँ पर उसको बर्फ मिलती है, वहाँ हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही थी, वो उसका आनंद लेती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र इस अध्याय में किया गया है। और प्रदूषण के अनेक दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। क्या दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं? नंबर 1, ग्लेशियर पिघलना, पानी, समुद्र में पानी बढ़ना, जिससे जो है शहरी क्षेत्र जो है वहाँ पर समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है। यही नहीं, नदियाँ जो हैं वो सूख रही हैं, नदियों का सूखना, क्योंकि समय पर बारिश नहीं होती है, जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी नहीं होती है, कई बार अकाल पड़ जाते हैं इस प्रदूषण के कारण। यही नहीं, जलीय जीव जंतुओं पर संकट आ जाता है, जलीय जीव जंतुओं पर संकट भी आ सकता है, ये भी आपको बताना है इसमें। यही नहीं, पैदावार घट जाती है और जमीन जो है बंजर हो जाती है। ऐसी बहुत सारी बातें आप लिख सकते हो। यह है 13वां प्रश्न। 14वां प्रश्न, जो है, कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय दीजिए। देखिए, जब मधु काकरिया कटाव गई, वहां पर एक भी दुकान नहीं थी। कहने का तात्पर्य यह है, प्राकृतिक सौंदर्य बना रहता है। अगर वहां दुकान नहीं होगी तो प्राकृतिक सौंदर्य बना रहेगा। नंबर 1 चीज यही नहीं, सैलानियों की अगर भीड़ बढ़ेगी तो वहाँ प्रदूषण भी अधिक होगा। अगर वहाँ पर दुकान और होटल होगी तो ये लोग जो है पॉलीथीन संबंधी वस्तुएं जो है वहीं फेंक कर आ जाएंगे। इस तरह से वहाँ जो है गंदगी हो जाएगी। और यही नहीं, और फिर धीरे धीरे वहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं। वहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियाँ बढ़ेगी तो निस्संदेह वो सुंदरता जो है समाप्त हो जाएगी। और यही नहीं, वहाँ के लोगों की सभ्यता व संस्कृति को बचाने के लिए हमें उनको खराब आदतों की लहरें डालनी है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमें उनको ललचाना नहीं है, कोई लोभ नहीं देना है,
वो अपने जिस जीवन में जी रहे हैं उनको उसी जीवन में जीने देना चाहिए, ताकि वहां की सभ्यता और संस्कृति जो है बची रह सके। अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न, है प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? इस पाठ में आया है। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था इस प्रकार की है कि जब माघ और पौष में सर्दी पड़ती है तब क्या होती है? स्नोफॉल अधिक होती है। जब स्नोफॉल अधिक होती है और जब अप्रैल और मई जून का महीना आता है, मैदानी भाग के लोग प्यासे मरते हैं। ऐसी स्थिति में गर्मियों में ये बर्फ पिघलती है और बर्फ पिघलने के बाद इसका पानी नदियों में आता है, नदियों से ये पानी बांधों में आता है और बांधों से ये नहरों में आता है और इन्हीं नहरों के माध्यम से खेती की व्यवस्था होती है, पानी के पीने की व्यवस्था होती है। इस कारण से प्रकृति ने जल संचय की अद्भुत व्यवस्था की है, जिसको हमें बनाकर रखना है। यही कारण है कि इस अध्याय में मधु काकरिया ने इन हिम शिखरों को एशिया का जलस्तंभ कहा है। अगला प्रश्न, है 16वां प्रश्न। देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं? उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? देखिए, देश की सीमा पर अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, देखिए वहाँ पर टेम्परेचर कितना माइनस में होता है, फिर भी हमारे सैनिक वहाँ डटे रहते हैं। और वर्तमान में भी लद्दाख के आसपास बॉर्डर पर चीन की सेना और भारतीय सेना आमने सामने। तो नंबर 1, मौसम संबंधी, यानी कि उन सैनिकों के सामने मौसम संबंधी समस्या आती है, अर्थात ये लोग भयंकर सर्दी में 0 से -15 डिग्री में भी देश की सुरक्षा करते हैं। नंबर 2, यानी कि उनके सामने कोई मौसम संबंधी समस्या आती है। नंबर 2, भूख प्यास संबंधी, अर्थात जब वो देश की सीमा की सुरक्षा करते हैं तब वो भूख प्यास की परवाह नहीं करते हैं। और यही कारण है कि हमारे देश के सैनिक जो हैं दिन रात हमारी रक्षा करते हैं और रक्षा करते हुए वर्तमान में 20 से अधिक सैनिक हमारे शहीद हो गए हैं, लेकिन वो सैनिक उनको मारते मारते मरे हैं। ये हमारे देश के फौजियों का जज्बा है। यही नहीं, परिवारजनों से ये लोग दूरी भी बनाते हैं बेचारे, परिवारजनों से उनकी दूरी होती है, दूरी भी रहती है, यानी कि एक बार उस बॉर्डर पे को लग जाता है तो साल में एक बार घर पे आता है, यानी उनकी परिवार से भी उनकी दूरी रहती है। और इन शहीदों की सुरक्षा करना, यानी ये शहीद जो हैं हमारी सुरक्षा के लिए शहीद हो जाते हैं, अपने प्राणों की भी आहुति लगा देते हैं। यही नहीं, राजस्थान जैसी सीमा पर, राजस्थान में जो रेगिस्तानी सीमा है वहाँ का टेम्परेचर जो है 45 डिग्री से अबव होता है। उस भयंकर धूप में, लू में ये लोग हमारे देश की सीमा की सुरक्षा भी करते हैं। अब उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व बनता है? हमारा उनके प्रति उत्तरदायित्व बनता है, नंबर 1, हम उनका मान सम्मान करें, उनकी शहादत पर राजनीति न हो, उनकी शहादत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये हमारा उत्तरदायित्व होना चाहिए। जैसे वर्तमान में जो हमारे सैनिक शहीद हो गए, आजकल राजनीति अधिक होती है, लेकिन कम से कम सैनिकों पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। यही नहीं, हमें हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाना चाहिए, यानी कि हमें हमारे सैनिकों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। हमारा दायित्व बनता है
कि हमें हमारे भारतीय सैनिकों का मनोबल कभी गिरने नहीं देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। यही नहीं, हमें उनको अकेलापन का भी एहसास नहीं होने देना चाहिए, अकेलेपन का भी एहसास नहीं होने देना चाहिए। नंबर 1। नंबर 6, उनके परिवार को भी, उनके परिवार की भी सहायता करनी चाहिए, उनको भी मान सम्मान देना चाहिए। और ये हमारा मॉरल ड्यूटी है हमारी, ठीक है। हमारे सैनिक हमारे कितना करते हैं, यही कारण है कि आज हम पाकिस्तान से, आतंकवादियों से सुरक्षित हैं। नहीं तो हमारी सीमा में आज हम तक आतंकवादी कभी के पहुंच जाते हैं, वो जम्मू कश्मीर में घुसते ही मार दिए जाते हैं। चाइना की सेना जो है बार बार हमारी सीमा में घुसने की कोशिश करती है, और हमारे सैनिक जो है दिन रात जो है वहां लगे हुए रहते हैं। इसलिए हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का हमें प्रयास करना चाहिए। अब अंतिम प्रश्न जो है कि ये पाठ जो है हमें क्या संदेश देना चाहता है, ये मधु काकड़िया इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से वो हमें क्या संदेश देना चाहती है, हम उसके बारे में बताते हैं आपको। यानी कि इस यात्रा वृत्तांत से हमें क्या संदेश मिलता है। आखिर हमने देखिए, चाहे हम हो, चाहे मधु काकड़िया कोई भी हो, हमारी यात्रा के पीछे कोई न कोई पर्पज होना चाहिए। अगर हमारी यात्रा के पीछे कोई पर्पज नहीं है तो हमारी यात्रा बेकार है। हम भी कई बार कुल्लू मनाली रोहतांग बच्चों को लेकर जाते हैं और हम बच्चों को वहाँ की सभ्यता और संस्कृति से अवगत कराते हैं कि हम वहाँ से क्या अच्छी बातें सीख कर आ सकते हैं। वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान, वहाँ के लोगों का जीवन, कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए। तो लेखिका ने हमें हिमालय के अद्भुत सौंदर्य के दर्शन करवाए, हिमालय के अद्भुत सौंदर्य के दर्शन करवाए हैं। नंबर 1, यानी कि वो इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से हमें हिमालय के अद्भुत सौंदर्य के दर्शन करवाना चाहती है। यही नहीं, सिक्किम की सामाजिक व धार्मिक जीवन के बारे में हमें जानकारी देती है कि वहाँ का समाज कैसा है, वहाँ धर्म के प्रति लोगों की क्या आस्था है। यही नहीं, मातृत्व व श्रम साधना का महत्व बताती है, श्रम साधना का महत्व बताती है कि किस प्रकार वहाँ की माताएं, वहाँ की बहनें दिन रात मेहनत करती हैं, हमारे लिए रास्ता चौड़ा करती है। यही नहीं, पहाड़ी बच्चों का यथार्थ जीवन, पहाड़ी बच्चों का यथार्थ जीवन, वास्तविक जीवन हमें बताया गया है। मैदानी भागों में बच्चों का जीवन बड़ा ही आसान होता है, पहाड़ी भागों में बच्चों को 3 से 3.5 किलोमीटर ऊपर स्कूल जाना पड़ता है। यही नहीं, वहाँ की सभ्यता व संस्कृति से भी हमें परिचय कराती है, सभ्यता व संस्कृति से हमें अवगत कराती है मधु काकड़िया। और श्रद्धा और राष्ट्रीय एकता की भावना को बताती है, श्रद्धा व राष्ट्रीय एकता की भावना बताती है। और यही नहीं, मधु काकड़िया जो है ये भी कहती हैं कि हमें भारतीय सैनिक जो दिन रात सीमा पर सुरक्षा करते हैं हमारी, उनका हमें मान सम्मान करना चाहिए। यही इस यात्रा वृत्तांत का उद्देश्य है, हिमालय के अद्भुत सौंदर्य का दर्शन करवाना, सिक्किम की सामाजिक व धार्मिक जीवन के बारे में बताना, मातृत्व व श्रम साधना का महत्व बताना, पहाड़ी बच्चों का वास्तविक जीवन कैसा है उनके बारे में बताना, सभ्यता व संस्कृति से परिचित करवाना, श्रद्धा व राष्ट्रीय एकता की भावना बताना, भारतीय सैनिकों का मान सम्मान हमें करना चाहिए। ये सारी जो है बातें जो है हमें इस पाठ से सीखने को मिलती हैं। धन्यवाद। आज ये अध्याय ये समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर करवा दिए मैंने, कौन कौन से करने हैं इसकी जानकारी मैं आपको अलग से दे दूंगा। धन्यवाद।